Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 6th September, so let's get started. और आज के टॉपिक्स हमारे पास हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है असम अकॉर्ड, इसके बारे में जानेंगे। पहले भी हमने पढ़ा है, इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। Then another editorial is on Food Security Act has revamped the public distribution system, ठीक है, by use of technology। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एक बार देख लेंगे क्विकली। दिस आर्टिकल इज फैबुलस, अफ्रीका कैन मेक इंडियाज क्रिटिकल मिशन शाइन, ठीक है। तो और इसके रिगार्डिंग हमने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक मेंस 450 में सेशन किया था, प्लीज उसको भी देखिएगा, तभी जाकर आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझ पाएंगे। लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि मुझे आपके साथ मेंस 450 में करना था, बट आज इसके रिगार्डिंग भी न्यूज आर्टिकल आया, तो हम इसको साथ में कर देंगे आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब छोड़िए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ दो चीजें जाननी है, एक तो है सीबीआई के बारे में, ठीक है, एंड ईडी के बारे में। तो ये हम लोग अपने पुराने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी होगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली सीबीआई की पावर, इसको लेकर क्वेश्चन जरूर आएगा। माओइस्ट पे मैंने आपको 2 दिन पहले ही प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर हमने न्यूज़पेपर के साथ ही किया था। Next is Modi seek to script Singapore like success stories as India inks MOU। Now, कल हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे ब्रुनेई की विजिट पर। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे कंटेक्स्ट में थी, वो फर्स्ट था ऑयल सप्लाई, क्योंकि हमने काफी डिक्रीज कर दिया है यहाँ पर, जब से हमें रशिया का डिस्काउंटेड मिला है, तो इसको फिर से इंक्रीज करने की बात की गई। दूसरा कि हम लोग यहाँ से गैस इंपोर्ट करेंगे, नेचुरल गैस, इसका इंपोर्ट बढ़ाया जाएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो, ब्रुनेई को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इनके साथ जो एस्पेक्ट था, वो था स्पेस कॉपरेशन को लेकर, क्योंकि हम लोग अपने ट्रैकिंग सेंटर यहाँ पर बनाना चाहते हैं और ऑलरेडी बने भी हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 डोमेन है जिसपे हम ब्रुनेई के साथ काम कर रहे हैं। चौथा डोमेन निकल के आता है आसियान कंट्रीज, ठीक है। आसियान कंट्रीज के साथ ओवरऑल जब नेगोशिएशन करना होता है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर ब्रुनेई भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, राइट। तो ये हमने ब्रुनेई के बारे में जान लिया था। सिंगापुर, अब सिंगापुर की जब बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आपके दिमाग में आता है फाइनेंस। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एफडीआई टू इंडिया, राइट। सेकंड थिंग इज कि हम लोगों ने जब स्मार्ट सिटी मिशन भी लॉन्च किया था, तो विजन यही था कि एक नहीं, कई सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटीज बनानी है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग भी हमने इसके साथ पहले एमओयू साइन किए थे कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में हम लोग कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को, उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको देखेंगे, वहां से सीखेंगे। देन नेक्स्ट चीज इज कि सिंगापुर पोर्ट, अब जब मैंने आपको कल के सेशन में अंडमान ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि सिंगापुर एक सबसे बड़ा हब है यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसी को काउंटर करने के लिए हम लोग अपने खुद के पोर्ट बना रहे हैं, एक केरल में बना रहे हैं विजिंजम, और दूसरा हम लोग ग्रेट निकोबार में बना रहे हैं। तो उस वक्त भी हमने क्या कहा था कि हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं सिंगापुर की तरह कि कैसे जो पोर्ट पे टर्न अराउंड टाइम होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे इस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। विद इन 24 आवर्स में सिंगापुर में आपकी शिप टर्न हो जाती है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम तो वो 8 आवर्स में भी टर्न हो जाती है, जबकि इंडिया में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ऑल दोज कस्टम प्रोसीजर, पेपर वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें हम सिंगापुर के साथ कॉपरेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, एंड अल्टीमेटली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हम लोग साथ में वर्क कर सकते हैं। Singapore is an important part of India's Act East policy, and we wish to create many Singapore-like success stories in the territory of India। दूसरा, सेमीकंडक्टर को लेके इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर ये भी, ठीक है। सप्लाई चेन को और ज्यादा रेजिलियंस बनाना है ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम की जाए, और टेक्निकली ये थोड़ा सा आगे, इसलिए हमने इसमें सेमीकंडक्टर को लेकर भी एमओयू साइन किया है। सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में हमने मेंस 450 प्लस में सेशन किया था, जिसमें हमने इसकी पूरी डिटेल जानी थी, इंडिया के जो भी सेमीकंडक्टर मिशन चल रहे हैं उनके बारे में भी। नेक्स्ट इज कल्चर साइड पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर खोला गया है इंडिया में, ठीक है। ही वॉज अ तमिल फिलोसफर। इन पे शॉर्ट नोट में आपको टेलीग्राम में डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा। मैं सेशन को ज्यादा लेंदी नहीं खींचना चाहता, क्योंकि फिर बच्चे देखते नहीं है उतना लंबा, 55 मिनट्स तक अगर चला जाता है तो फिर देखते नहीं है, ठीक है। तो थिरुवल्लुवर पे मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे दूंगा, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, ये खोला जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर इज क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कनेक्ट बोथ ऑफ अस। Cooperation in the field of defense, security, maritime domain awareness, education, artificial intelligence and knowledge partnership। जैसे सिंगापुर के साथ ही हमने स्किल पार्क खोला है हमारे यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब कॉपरेशन
करने वाले एरियाज हैं जो इंडिया सिंगापुर कर सकते हैं। अब आपको अगर मैं इस पे चाहूं तो मैं आपको 450 प्लस में लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता हूं सिंगापुर में, बट ट्रस्ट मी इसके डायरेक्टली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% है। तो बेवजह आपको ओवरबर्डन करना भी ठीक नहीं है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम कम से कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट निकाल सकें, ठीक है। तो सिंगापुर के बारे में बस 4-5 बातें जान ली कि हम कहाँ कहाँ कॉपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी स्पेसिफिकली कभी क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में। गवर्नमेंट टू अडॉप्ट रिकमेंडेशन टू प्रोटेक्ट आसमीज पीपल। अब जब एनआरसी और सीए की बात चल रही थी, उसी टाइम पर यहाँ पे डिमांड की गई थी कि हमारा जो 1985 में साइन हुआ था असम अकॉर्ड, उसमें था एक क्लॉज 6। ठीक, क्लॉज 6 इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि जो आसमीज लोग हैं उनकी उनके कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये आया कि हु आर दीज आसमीज पीपल, हाउ टू डिफाइन देम, राइट। क्योंकि अभी मैं पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा। बांग्लादेश में जब लिबरेशन वॉर शुरू हुई इन मार्च 1971, ठीक है, ये वो टाइम था जब पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्च लाइट। और उसके बाद वहां पे जब नरसंहार शुरू हुआ तो काफी बांग्लादेशी इंडिया की तरफ आ गए। इंडिया ने एक्शन कब लिया था? दिसंबर में। और वहां पे प्रॉब्लम कब से शुरू हो गई थी? मार्च से। तो इस बीच इन 6-7 महीनों में काफी ज्यादा करोड़ों लोग बांग्लादेशी इंडिया की तरफ आए, मेजोरिटी असम में आए। तो हुआ गया कि आफ्टर 71 वॉर यहाँ पे रियलाइज ये हुआ बाय 1979, बाय 1979 यहाँ पे देखा गया कि इलेक्टोरल रोल में अचानक से वोटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये कैसे हुआ? असम की पॉपुलेशन तो इतनी ग्रो नहीं हो गई 6 साल में, तो इतना कैसे हुआ? हुआ ये था कि जितने इलीगली माइग्रेंट्स आए थे इन सबको किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना बना के दे दिया, इलेक्टोरल रोल में इंश्योर करा लिया, ताकि ये कल को अपने वोट बैंक की तरह अपने अपने काम आएंगे। ठीक है, वही ममता जी ने बंगाल में किया। तो 1979 में यहां से एक मूवमेंट शुरू होती है बाय आसू, असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। यहां पर ये मूवमेंट शुरू होती है और बाय 85 6 साल तक ये मूवमेंट चलती है और फिर राजीव गांधी सरकार इसमें एक्शन लेती है और एक असम अकॉर्ड साइन किया जाता है, ठीक, जिसमें ये माना गया कि ये जो मार्च 1971 है ये कट ऑफ डेट मानी जाएगी और इसके बाद जितने भी लोग असम में आए उन सबको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा और उनको वोटिंग राइट्स उनसे छीने जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, आसमीज पीपल सिर्फ वो हैं जो 1951 इसके पहले असम में सेटल हुए थे। लेकिन कुछ लोग और भी पीछे जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं और भी पीछे जाइए, ब्रिटिशर्स ने जब बर्मा से कैप्चर किया था असम को, उसके पहले से जो लोग रह रहे थे बस वही रियल आसमीज हैं। एंड सम पीपल से कि नहीं इसके भी पीछे चलते हैं अहोम डायनेस्टी में, ठीक है, उसके पहले जो लोग रह रहे थे बस वही आसमीज के लोकल है। तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन देना कि आखिर हम किसको माने कि वो आसमीज पीपल है, इसी को लेकर 2019 में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, उसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए अराउंड 67। तो अब असम कैबिनेट ने कहा है कि इसमें से हम 57 रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ओके। और उसके अलावा जो रिकमेंडेशन बच गए 10 वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, तो हम सेंटर से बात करके इशू करेंगे, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है क्लॉज 6 को लेकर कि असम के जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के जो मेजर्स दिए गए थे उनको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन क्लॉज 6 में डेफिनेशन डिसाइड करना इज द बिगेस्ट हर्डल। Recommendation of a panel appointed by Ministry of Home Affairs to apply Clause 6 of the Assam Accord by April 15, 2024. ये इसको अप्लाई करना चाहते हैं। The accord was signed in August 1985 to mark the end of violent 6-year agitation to eject the illegal foreigners. Clause 6 गारंटी देता है about the constitutional, legislative and administrative safeguards to the Assamese people. कमिटी सेटअप की गई थी अंडर जस्टिस बिप्लब शर्मा। The movement was triggered by the alleged gang rape of a minor girl by Bengali Muslim on August 22। तो अब ये जो मूवमेंट फिर से शुरू हुई है, ये जो गैंग रेप हुआ है, अब मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूं बट ये जिस तरीके से जो वर्ड आया है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं, दिस रिकमेंडेशन विल बी मेड पब्लिक इन 3 to 4 days। इस कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट की थी तब कुछ 6-7 रिकमेंडेशन मेजर बातें आई थी सामने, लेकिन पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई थी, वो अब पब्लिक की जाएगी। इसमें काफी सारे एरियाज हैं जो 6 शेड्यूल में आते हैं, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन,
दीमा हसाओ ऑटोनमस काउंसिल एंड करबी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल। ठीक है, तो इनको भी कंसिडर किया जाएगा और साथ साथ बंगाली डोमिनेटेड बराक वैली को भी कंसिडर किया जाएगा जो कि सदर्न असम में। ठीक है, तो ये सबको कंसल्ट करके और फिर डिसाइड करेंगे। तो मैं आपके साथ यहाँ पे पूरा असम अकॉर्ड डिस्कस करना है मुझे इन डेप्थ। पहले मैप को देख लेते हैं। ये जो आप नॉर्थ कचर हिल देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं दीमा हसाओ। दिस इज नोन एज दीमा हसाओ। और करबी आंगलोंग, ये दो रीजन जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज करबी आंगलोंग। एंड ये जो ऊपर चार डिस्ट्रिक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी, ये चारों कहलाती हैं हमारी बोडोलैंड। ठीक है, इन तीनों को ऑटोनॉमी दी गई है और ये तीनों आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर में। ठीक, सिक्स शेड्यूल क्या है, इसके प्रोविजन, लद्दाख की डिमांड, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मेंस 450 प्लस के वीडियो में, जिसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो करीब 3 वीडियो ऐसे हैं जो हम लोग आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले से करा रखे हैं, उनको दोबारा देख लीजिएगा। चलिए असम अकॉर्ड की बात करते हैं। ये साइन हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट इन 1985। ठीक है, 6 ईयर तक एजिटेशन चला, काफी वायलेंस भी हुआ बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इन 1979। डिमांड यही थी सिर्फ कि आइडेंटिफाई कीजिए एंड डिपोर्ट कीजिए इलीगल माइग्रेंट्स को फ्रॉम असम। क्योंकि सडनली बहुत ज्यादा वोटर लिस्ट में इंक्रीज देखने को मिला था, तब जाकर ये चीजें ट्रिगर हुई थी। और इन्होंने कट ऑफ डेट रखी 24 मार्च 1971, द डेट ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट बाय पाकिस्तान। ये इस डेट के बाद जो भी आए हैं फॉरेनर असम में, उन सबको इलीगल माना जाएगा। However, the demand for detection and deportation of migrants who had illegally entered after 1951। ठीक है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा है असम में जो कहता है कि नहीं, 1951 को कट ऑफ डेट रखिए ना, रादर देन दिस डेट। क्लॉज 6 ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड एज मे बी एप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ आसमीज पीपल। तो इसी के लिए ये कमेटी सेटअप की गई थी अंडर बिप्लव कुमार शर्मा, टू डिफाइन हु आर द आसमीज पीपल एंड व्हाट इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड शुड बी गिवन टू दैम। ठीक है, क्योंकि इस क्लॉसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले डिफाइन तो करें हम कि हम किसको मान रहे हैं आसमीज पीपल, तब जाकर उनको अलग से प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, जॉब्स में ये सब दिया जाएगा। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसमें से मेजर वंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसने भी यही माना कि यस, दिस जनवरी 1951 शुड बी द कट ऑफ डेट फॉर एनी इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन असम। ठीक है, इलीगल की नहीं बल्कि इवन जो अलग अदर स्टेट से भी जो गए, जैसे बंगाल से काफी लोग गए वर्क करने असम में, ठीक है, उनको भी यहाँ पे माना जाएगा कि उसके बाद अगर आप आए हो तो आप इंडियन तो हो बट यू आर नॉट ए आसमीज। ठीक है, यानी कि अगर कल को असम की लोकल पॉपुलेशन को वहां पर इंडिजिनस लोगों को अगर दिया जाता है रिजर्वेशन, तो उसमें ये क्वालिफाई नहीं करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल कि बंगाल से कुछ लोग गए थे वहां वर्क करने, बट ये 1951 के बाद गए, ठीक है, इंडियन सिटीजन है बट आसमीज नहीं है ये। ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। तो इस कमिटी ने रिकमेंडेशन यही दिया है कि जनवरी 1951 को कट ऑफ डेट रखिए। दूसरा, रिजर्वेशन मिलेगा आसमीज लोगों को इन पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, और साथ में इन्होंने कहा कि एक अपर हाउस बनाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ असम, जहां पर सीट्स रिजर्व होंगी फॉर द आसमीज पीपल। इसके अलावा कोटा भी दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड रेगुलेशन ऑफ आउटसाइडर्स, अब आउटसाइडर्स की अगर रेगुलेशन की बात है तो इसके लिए आपके दिमाग में आना चाहिए इनर लाइन परमिट। ये अभी हमारे यहाँ कितने स्टेट्स में लगी है इनर लाइन परमिट। इस लाइक कि हम इंडियन ही हैं, इंडियन टेरिटरी में जा रहे हैं, लेकिन एक परमिट लेके जाना होगा आपको, बिकॉज वहां की जो इंडिजिनस ट्राइब है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये अभी हमारे 4 स्टेट में एप्लीकेबल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, इन चारों में ILP रिजीम फॉलो की जाती है। राइट, असम के लिए इन्होंने रेकमेंड की थी, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Other rights. The report also talk about other issues related to land as well as land rights, linguistic, cultural and social rights and protection of states resources as well as biodiversity. जैसे हिमाचल प्रदेश में है ना कि आउटसाइडर जमीन नहीं खरीद सकता, जम्मू कश्मीर में भी था, तो वैसा ही यहाँ भी इन लोगों ने रेकमेंड किया असम में। अब यहाँ पे जो न्यूज आर्टिकल उसमें दो दो वर्ड्स आए थे, फर्स्ट इज खिलोंजिया एंड आदि बसिंदा। तो ये दोनों वर्ड समझ लीजिए। जनरली क्या है, कॉमन प्रैक्टिस में ये लोग सभी इंडिजिनस कम्युनिटीज को खिलोंजिया कहते हैं। राइट, बट क्वेश्चन वही है अभी भी कि आखिर कौन है ये खिलोंजिया, किन्हें माने हम इंडिजिनस पीपल।
ठीक है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एक काम कीजिए कि आप असम की हिस्ट्री में जाइए अप टू 1826, जब इसको एनेक्स किया था ब्रिटिश इंडिया ने। ठीक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं दैट इनको भी एक्सक्लूड कीजिए। फिर और पीछे चलते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनका कहना है कि बस उन ट्राइब्स को इंडिजिनस मानिए जिनकी जनरेशन असम में रही हों पहले से। ओके, सो ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है, हम लोग आगे चलते हैं। वी आर डन विद दिस वन। ठीक है, तो पूरा जो सियापा है वो है किसको हम आसमीज पीपल माने और किसको नहीं। ठीक है, बाकी 6 शेड्यूल के लिए प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा। पीएम श्री, हमने थोड़े दिन पहले ही पीएम श्री एज वेल एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों को डीप में एनालाइज किया था। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, आप पीडीएफ चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, या फिर मैं उसका आपको नीचे पिन कर दूंगा कि किस डेट को हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने पीएम श्री को भी डिटेल में देखा था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी पूरा इन डेप्थ किया था। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, सीधे मैं आपको डेट बता दूंगा, उस पे से वो पीडीएफ ले लीजिए और टॉपिक तैयार कर लीजिए। देखिए, न्यूज़पेपर में न्यूज आपके कितनी काम की है वहां से सिर्फ आपको फॉर्डर पॉइंट मिलता है, बट अल्टीमेटली जो भी टॉपिक न्यूज में रहता है हमें उस टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर करना होता है फॉर प्री एंड मेंस। ठीक है, दैट इज द रियल पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर। अगर मैं आपको अदर्स की तरह कराना चाहूं तो मैं सिंपल 2-3 टॉपिक उठाऊंगा, समझा दूंगा, लेकिन पूरे न्यूज़पेपर को जब तक हम गो थ्रू नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक्स रिवाइज नहीं होंगे बार बार। अब जैसे यहाँ पीएम श्री आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी से लिंक है, तो जाइए और अपने पुराने नोट्स उठा के दोनों को रिवाइज कर लीजिए, तो चीजें इजी हो जाएंगी थ्रू आउट द ईयर करते करते। अदरवाइज फिर लास्ट में दिक्कत आएगी यार प्री के बाद आपको। हेमा पैनल रिपोर्ट ऑलरेडी डन इन डिटेल, ठीक है, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा आज ही। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल इश्यूज, यहाँ पे मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में फिजिकल फेडरलिज्म पे एक पूरा टॉपिक किया हुआ है, अगेन नीचे लिंक पिन कर दूंगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए तो अब बना लेना, क्योंकि चीजें बार बार जब रिपीट होती है ना तो आपका काम है कि जब जब भी न्यूज़पेपर रिपीट होगी उस दिन हम दोबारा रिवाइज करेंगे अपने पुराने नोट्स। पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नाउ जब हम लोग सीएजी के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो सीएजी होता है इसी की रिपोर्ट को ऑडिट करती है पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, और ये जो सीएजी है ही एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू दिस पीएसी, राइट। तो लक्ष्मीकांत में जो दिया है वो दिया है, वो ठीक है, ठीक है, बट दी थिंग इज कि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, और फिर जब इस पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग एग्जाम हॉल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसने कहा है कि हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब रेगुलेटरी बॉडीज दैट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब अगर आपने देखा होगा तो यूट्यूब पर ही मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था 20 मिनट्स का। ठीक है, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि आखिर इन बॉडीज में इश्यूज क्या आ रहे हैं। अभी सेबी का स्कैंडल हुआ, ठीक है, आरबीआई काफी साल फेल रहा है एनपीएस को मैनेज करने में, राइट। तो उस पे मैंने 20 मिनट्स का वीडियो बनाया था क्योंकि वो मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन्हीं स्टैट्यूटरी बॉडीज का अभी सेबी में भी जो स्कैंडल हुआ तो इनका रिव्यू करने जा रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब जैसे अडानी ग्रुप, अब एक टाइम जब 2014 के पहले ये रूल हुआ करता था कि एक कंपनी 3 एयरपोर्ट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, बट फिर मोदी सरकार आई, उसने ये रूल चेंज किए एंड नाउ पीएससी जो ऑडिट करने जा रही है, सॉरी करेंटली 7 इंडियन एयरपोर्ट्स आर मैनेज बाय अडानी ग्रुप। ठीक है, ये रूल चेंज करने के बाद हुआ, और यही रीजन है इनइक्वालिटी बढ़ने के। जीएमआर ग्रुप रन कर रहा था मुंबई एयरपोर्ट को, बट उसको सेल करना पड़ा अपना पूरा शेयर अडानी ग्रुप को। पीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये काम है पीएससी का। PSC is one of the oldest parliamentary committee that has its root in financial committee established in 1921। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही है। अब यहाँ पे 3 बातें याद रखिए जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट एंड द ओरिजिनल कमिटी फॉर्म टू काउंटर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम जब बनाई गई थी, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो पार्लियामेंट में थे उनका प्रेशर पड़ रहा था कि सरकार सब कुछ डिसाइड करती है, जो एग्जीक्यूटिव है वाइसरॉय ये सब डिसाइड कर लेते हैं, बट इसमें हमारा कोई से नहीं है। तो फिर ये कमेटी बनाई गई थी कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहा है उस पर एक कंट्रोल रहेगा लेजिस्लेचर का, राइट। तो 1921 में ये कमेटी बनाई गई। सेकंड, इट हैज फार ग्रेटर एम्बिट देन एनी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। 24 होती है डिपार्टमेंट रिलेटेड, ठीक है, अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुई है इस पार्लियामेंट में। PSC is empowered to call any person in connection to its investigation. And third point is
इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब ये जो बाइंडिंग वर्ड है ना, ये एग्जाम में गलती कराएगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है दिमाग में, क्योंकि कई बार हम लोग ये मान लेते हैं कि यार पार्लियामेंट्री कमिटीज इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई कि उनके रिकमेंडेशन बाइंडिंग हो जाए, बट ये जो कमिटी है पर्टिकुलर पीएससी, इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग होता है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे ही पॉइंट्स दे रहा है पिछले 2-3 साल से, जो हमें अपनी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलते हैं, बट वो न्यूज़पेपर से ड्राइव किए जाते हैं। वक्फ बिल अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब इसमें जो अमेंडमेंट्स आएंगे आगे चल के, अभी तो ये स्टैंडिंग कमिटी इसको रिव्यू कर रही है, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग करीब 8 लाख लोगों ने पेटिशन दिए। तो वक्फ एक्ट हमने जान लिया वो क्या है, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। अब जब इसमें कोई अमेंडमेंट आएगा तो क्या न्यू प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, वो तब हम उसको ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अ, आज हमारे नेबरहुड में शायद एक भूटान के अलावा सभी कंट्रीज में टर्बुलेंस चल रहा है, ठीक है, कहीं पे पॉलिटिकल, कहीं पे काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है, जैसे म्यांमार में, बांग्लादेश में ऑलमोस्ट लाइक सिविल वॉर सिचुएशन, पाकिस्तान पॉलिटिकल ट्रबल, अफगानिस्तान अंडर तालिबान, ठीक है, अभी अभी थाईलैंड एक थोड़ा पीसफुल रह रहा था तो उसमें भी पॉलिटिकल इश्यूज शुरू हो गए, नेपाल में पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, श्रीलंका में पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक इंडिया ही कहीं एक पीसफुल कंट्री दिखाई दे रहा है इस पूरे रीजन में। तो यहाँ पे ये आर्मी की कल मीटिंग हुई थी तो इन्होंने कहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। He called upon for capability development in space and electronic warfare. जनरली तीन ही थिएटर माने जाते थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट टेक्नोलॉजी के आने के बाद दो थिएटर और डेवलप हो गए जहां पे आप वॉर हो सकती है। वन इज साइबर स्पेस एंड अनदर इज स्पेस, दैट इज ये सैटेलाइट्स वगैरह, हमने मिशन शक्ति किया था, एंटी सैटेलाइट वेपन यूज किया था, ठीक है। तो अब लड़ाई स्पेस डोमेन में भी होती है और साइबर डोमेन में भी, और बाकी जो तीन पहले से ट्रेडिशनल है वो, with focus on increasing the use of latest advancement in artificial intelligence। इसलिए एआई की जब बात होती है तो जितने भी ग्लोबल एआई अलायंस बनते हैं या समिट होते हैं, सब में एक चीज एम्फेसाइज की जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज पे ज्यादा फोकस करना है वर्ल्ड को, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसका डिस्ट्रक्टिव यूज करने लगे तो फिर वो तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट इज ही एम्फेसाइज द सिनर्जाइज स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशंस, जो पाकिस्तान करता रहता है, कभी उरी अटैक करके, कभी पुलवामा एंड सो ऑन। यहाँ पे इंटरपोल की बात है तो इंटरपोल का आपको पता होगा कि हमारी जो सीबीआई है वो एक मेन एजेंसी है जो इंटरनेशनल पुलिस के साथ काम करती है। सो अगर ग्लोबली हमें किसी क्राइम को रोकना है, देखिए आज कोई भी क्राइम जो है वो विद इन टेरिटरी नहीं रह गया है, ठीक है, चाहे ड्रग स्मगलिंग हो, आर्म्स स्मगलिंग हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ठीक, ये सब आज इंटरनेशनल लेवल के हैं, ये इनकी ये मल्टी कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दैट देयर शुड बी ए क्लोज टाइज बिटवीन एजेंसीज ग्लोबली टू टैकल द न्यू एज क्राइम। साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, online radicalization, and transnational organized crime networks were not confined by borders, and therefore, in an increasingly interconnected world, the importance of international police cooperation should not be overstated। Okay, यहाँ पे मीटिंग हुई थी इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। लाइसेंस का मतलब सिंपल होता है, एक ऐसा ऑफिसर जिसका काम है गुडविल गुडविल मेंटेन करना, ठीक है। He added that there was need for a close and real-time coordination among law enforcement agencies globally to address the threat posed by terrorism। जैसे मुंबई हमले का पूरा इनपुट दिया था यूएसए ने इंडिया को, बट उसके बाद भी हम लोग फेल रहे हैं इसको रोकने में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि रियल टाइम में ये चीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, एंड टेरर फाइनेंसिंग, transnational organized crime network, online radicalization, cyber crime, and offenses ranging from illicit flow of drugs, human trafficking, and wildlife environmental crimes to laundering of proceeds of the crime। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पे मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में सेशन किया है थोड़े दिन पहले ही। ठीक, देखिए ये जो इन बिटवीन द लाइंस जो चीजें आती है ना, इन्हीं से क्वेश्चन ड्राइव होते हैं मेंस और प्रीलिम्स में, इसलिए मैं आपके साथ ये शॉर्ट सेशन एंड मेंस 450 प्लस के सेशन करता रहता हूँ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है इसलिए मैं अपनी जो वीकली मैगजीन थी उसको मैंने सबके लिए ओपन कर दिया, ठीक है। अगर आप वीडियो मिस कर रहे हो तो एटलीस्ट उस मैगजीन से पढ़ लो फिर, ठीक है, बट डोंट मिस एनी टॉपिक। हम लोग जो भी टॉपिक कर रहे हैं करंट अफेयर को दिमाग में रख के ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस उसी से रिलेटेड आना है आपका पूरा, ठीक है। यूपीएससी ने पिछले कुछ साल से ये मैसेज दिया है आपको कि स्टैंडर्ड बुक से वो उतना ज्यादा नहीं पूछेगा। आज साइंस पेज में हमारे काम का कुछ नहीं है। ये आर्टिकल है एक, द फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रिवैम्प्ड द पीडीएस। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास हुआ था,
उससे पहले पीडीएस चलता था। पीडीएस में सबसे बड़ा इशू था लीकेजेस का, राइट। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और इन लीकेजेस को प्लग करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्विकली, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अफ्रीका कैन मेक इंडिया क्रिटिकल मिनरल मिशन शाइन। अब जब तक इसमें आप वो मेल्स 450 प्लस वाला वीडियो नहीं देखेंगे, इसका पूरा यूज नहीं हो पाएगा इस आर्टिकल का, ठीक है। इस आर्टिकल पे वापस आते हैं, पहले फूड सिक्योरिटी वाले को जल्दी से खत्म करते हैं। NFSC 2013 and PDS reveal that both the challenges and achievements of India फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो पीडीएस में इशू क्या था? इशू था हाई लीकेजेस, ठीक है, जो बेनिफिशियरीज तक पहुंच नहीं पाता था। फॉर एग्जांपल 2011-12 में लीकेजेस वर एज हाई एज 41.7%, यानी ऑलमोस्ट 42% जो पीडीएस में राशन भेजा जा रहा था वो लीक हो जा रहा था, ठीक है। बट उसके बाद स्टेट लेवल पर, अभी नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, स्टेट लेवल पर कुछ स्टेट्स ने इंप्रूव किया। जैसे बिटवीन 2004 टू 11-12 बिहार ने रिड्यूस किए लीकेजेस फ्रॉम 91 टू 24%, छत्तीसगढ़ ने भी इंप्रूव किया एंड उड़ीसा ने भी इंप्रूव किया। नाउ ये इंप्रूवमेंट कैसे की गई? बाय वेरियस रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि कौन से बेनिफिशरीज हैं, किनको इंक्लूड करना है, इन सबका डिजिटल रिकॉर्ड रखिए। दूसरा, डोर स्टेप डिलीवरी एंश्योर की, क्योंकि राशन शॉप पे कई बार करप्शन होता है, आप राशन लेने जाते हो वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो खत्म हो गया अब नहीं है, ठीक है, लेकिन एंश्योर किया गया है कि डोर स्टेप घर पे पहुंचाइए राशन। थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस आउटलेट्स बाय लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इन तीन चीजों ने इंश्योर किया कि ये जो लीकेजेस थे वो कुछ हद तक थोड़े से रिड्यूस हो पाए, राइट। तो ये जो हमारा एनएसएस का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है 22-23 में हुआ था, उसे भी यही कहा कि यस ऑल दीज मेजर्स हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेशनल लेवल पे क्या हुआ? नेशनल लेवल पे पीडीएस लीकेजेस हैव रिड्यूस्ड टू 22% फ्रॉम प्रीवियस 41%, वाइल स्टेट्स लाइक राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन्होंने रिडक्शन काफी किया, बट तमिलनाडु में इंक्रीज हो गया रिडक्शन में, सॉरी इंक्रीज हो गया लीकेजेस में ड्यू टू वेरियस इनएफिशिएंसीज, राइट। सो अगर स्टेट वाइज बात करें हम, तो हाँ स्टेट ने तो करीब अचीव कर लिया है कि करीब करीब 70% लोगों को वो लोग दे पा रहे हैं, बट नेशनल लेवल पे सेंटर अभी भी जो मैंडेट था कि 66% पॉपुलेशन तक पहुंचाना है राशन, ठीक है, ये अचीव नहीं कर पाए हैं हम लोग नेशनल लेवल पर एटलीस्ट। दूसरा, हम लोग एक और सिस्टम लेकर आए थे, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है, लीकेजेस को कर्व करने के लिए, बट अभी तक जितना इसको देखा गया उसमें ये बताता है कि हाँ इंप्रूवमेंट हुए हैं, बट बहुत ही मिनिमल डिफरेंस देखा गया है एंटाइटलमेंट परचेज रेशियो में बिटवीन उन गांवों में जहां पर ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया और उन गांवों में जहां पर सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसको यूज करके कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाइक ऑनगोइंग ई केवाईसी ड्राइव, बट फर्स्ट वी नीड टू एक्सपेडिट द सेंसस, क्योंकि हमारे पास सेंसस नहीं है 2011 के बाद से, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कितनी परसेंट पॉपुलेशन को मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है। सेकंड इज कंसिडर अदर रिफॉर्म्स सच एज इंक्लूडिंग मोर न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स इन पीडीएस राशन एंड टू फर्दर एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, सो दो तीन चीजें काम की थी इसमें, ठीक है, ये वाला जो जोन था तो इसको देख लिया है। सेकंड इज, अब हम लोग आते हैं इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बट प्लीज मेक श्योर आप मेज 450 प्लस जो हमने किया था उसको जरूर देखिएगा। ओके, उसमें मैंने सारी बातें की थी, जो हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली थी उस लिस्ट के बारे में बात की थी, और मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि प्लीज इस लिस्ट में से कुछ के नाम जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम्स में 6-7 नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन सा इसकी डेफिनेशन में गवर्नमेंट की लिस्ट में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि इन यूनियन बजट 24-25 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस सेटिंग अप ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके, अब यहां पर इन्होंने कहा है कि हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे हम लोगों ने लिथियम के हमें माइंस मिले जम्मू कश्मीर में तो हमने उसको ऑक्शन किया। सेकेंड इज वी आर ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि देखिए एक चीज हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, या तो हम डोमेस्टिक लेवल पर अपने रिसोर्सेज माइन कर लें, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास उतने ज्यादा रिजर्व्स है नहीं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है, हम एक्सप्लोरेशन बढ़ा रहे हैं, अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है। सेकंड, दूसरा है कि हम ओवरसीज यानी अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं चाइना की तरह, और ओवरसीज हम लोग टेक ओवर करें वहां की माइंस को, जैसे हमने लिथियम के 3 ब्लॉक्स लिए अर्जेंटीना में, राइट। और तीसरा रास्ता ये है कि आज भी जो वेस्ट निकलता है जैसे लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, इनमें जो ऑलरेडी क्रिटिकल मिनरल्स यूज हुए हैं,
तो हम उनको फिर रिसाइकल कर लें, रिट्रीव कर लें वहां से, वेस्ट में से। ठीक है, यही 3 ऑप्शन है हमारे पास अपने इस नीड को पूरा करने की। एक्सपैंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रायोरिटाइज रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंसेंटिवाइज ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, 15-20 मिनट का है, उसमें समझ में आ जाएगा कि हमने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में कुछ अमेंडमेंट किए और हमने क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट, दैट 6 मिनरल्स को एटॉमिक लिस्ट से निकाल दिया। एटॉमिक लिस्ट में जब तक ये थे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इनकी माइनिंग एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता था, बट हमने इसको रिमूव किया उस लिस्ट से कि चलिए अब प्राइवेट सेक्टर कैन एक्सप्लोर दीज इन इंडिया। नेक्स्ट इज, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एंगेज करें मिनरल रिच कंट्रीज के साथ ओवरसीज, ठीक है, टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इसके लिए हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने मिलके, काबिल, ठीक है, ये बना 2019 में, और इसने अपना पहला ओवरसीज टेक ओवर किया लिथियम माइंस के 5 ब्लॉक्स का इन अर्जेंटीना। हाउएवर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो कैपेसिटी है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग बोथ, मैंने आपको बताया था चाइना के बारे में जो पढ़ाया था कि इवन ऑस्ट्रेलिया से भी माइनिंग होती है तो प्रोसेस होने चाइना ही जाता है वो, और अफ्रीका में जितने भी कोबाल्ट लिथियम वगैरह माइन होते हैं ये सब प्रोसेस होने चाइना ही जा रहे हैं, क्योंकि इवन साउथ कोरिया जापान जैसी कंट्रीज के पास भी प्रोसेसिंग एक्सपर्टीज नहीं है जैसी चाइना के पास है। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ये चाइना के पास है। तो हमें 2 चीजों पे वर्क करने की जरूरत है अगर हम ओवरसीज में भी कुछ करना चाहते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेशन, वहां की मिट्टी में हम लोग देख तो सकें, पहले हमारी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी तो हो कि हाँ यहां पर रिजर्व है या नहीं। और दूसरा, अगर रिजर्व मिल जाते हैं तो चलिए माइनिंग तो हम लोग कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है, बट उसको माइन करके फिर प्रोसेसिंग करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये 2 चीजों पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इसमें हम लोग फिर भी नेसेंट स्टेज पर ही हैं। इट लैक्स द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ एंड यूज कंपोनेंट। अब फिर इन मिनरल्स को यूज करके एंड यूज फिनिश प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी भी हमारे पास उतनी अच्छी नहीं है। आज भी हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट ही कर रहे हैं, राइट। सो फॉर दैट वी नीड टू अप स्किल आवर लेबर फोर्स। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अब अफ्रीका के पास भर भर के रिजर्व है, बट देखिए अब अफ्रीका पहले जैसा नहीं रहा है, उसने ये समझ लिया है कि हमारा सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इन द नेम ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब उसने भी अपने यहां पर ये पॉलिसी बना दी कि आपको हमारी कंट्री में आना है तो आइए, एक्सप्लोर कीजिए, माइनिंग कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए, लेकिन हमारी ही टेरिटरी हमारी कंट्री में कीजिए। यानी कि वो चाहता है कि जो भी वैल्यू एडिशन हो इन चीजों में वो हमारी ही कंट्री में हो। हम सिर्फ रॉ मटेरियल भेज देंगे, आप प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसको और महंगे दाम में बेचेंगे। ठीक है, जैसे डायमंड्स है, हम रफ डायमंड भेज देंगे, फिर आप प्रोसेसिंग करोगे और उसको कई गुना ज्यादा में बेचोगे। ठीक है, तो अब अफ्रीकन कंट्रीज काफी ज्यादा इसके वैल्यू कर रही हैं कि वैल्यू एडिशन अगर आप हमारी कंट्री में करने को तैयार हैं तो ही हम आपको प्रोजेक्ट देने को तैयार हैं। We need to leverage our existing partnership with countries in Africa that house 30% of world's known critical mineral reserves। ठीक है, वर्ल्ड का 30% क्रिटिकल रिजर्व अफ्रीकन कंट्रीज में है। लेकिन अफ्रीका का एटीट्यूड अब चेंज हो रहा है, और मिस्टर जयशंकर ने कहा भी है कि अफ्रीका इज द लैंड ऑफ द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम बड़े बड़े इनोवेशन की बात कर रहे हैं आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको चाहिए मैसिव कंप्यूटिंग कैपेसिटी। देखिए, आज आप बात कर रहे हो एनर्जी ट्रांजिशन की, इन सब चीजों में जरूरत पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स की, और 30% क्रिटिकल मिनरल्स है अफ्रीकन कंट्रीज के पास, इसलिए इसको कहा गया है लैंड ऑफ द फ्यूचर। बायलेटरल ट्रेड देख लेते हैं, अफ्रीका के साथ हमारा कितना है, $98 बिलियन। ठीक है, लेकिन इसमें से $43 बिलियन से माइनिंग और मिनरल सेक्टर में से आता है। इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट भी काफी किया है अफ्रीका में, $75 बिलियन का इन्वेस्ट किया हुआ है अफ्रीका में, बट मोस्टली ये पूरा इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने किया है हमारे यहाँ से। ठीक है, वो भी जनरली फॉर एक्विजिशन ऑफ एनर्जी एसेट्स, लाइक जैसे ऑयल ब्लॉक खरीद लिए हमने। ठीक है, आज हमारे ऑयल की 15% जो डिमांड है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर हमने $2 बिलियन के सोलर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए अफ्रीका में। सो अब अफ्रीका क्या कर रहा है, इट इज डाइवर्सिफाइंग इटसेल्फ। अभी तक वो था पिट टू पोर्ट अप्रोच, यानी कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रैक्ट कर लो, वहां से पोर्ट चला जाएगा और जिस कंट्री को लेना है ले जाएगा। ठीक है, बट इस अप्रोच को अब इन लोगों ने हटा दिया है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, एग्जांपल भी देख लीजिए, तंजानिया। तंजानिया इज डेवलपिंग ए मल्टी मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, यानी कि अब हम आपको सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं देंगे, हम प्रोसेसिंग फैसिलिटी अपने यहाँ चाहते हैं।
हम खुद लगाएंगे या आप लगाइए, लेकिन आप सिर्फ रॉ मटेरियल आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करने देंगे, ठीक है। जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, दे हैव बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मिनरल्स टू इंश्योर वैल्यू एडिशन। घाना, it has approved a new policy for exploitation and management of green minerals. So the forthcoming African green mineral strategy champions ideas for Africa's mineral based industrialization। ठीक है, अब वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं मिनरल बेस्ड, यानी कि एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। दिस प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू सपोर्ट ए डेवलपमेंटल एजेंडा। और मैंने आपसे कहा भी था कि इंडिया की स्ट्रेंथ यही है कि हम उनको हेल्प कर सकते हैं इन वैल्यू एडिशन, हम उनको हेल्प कर सकते हैं इन स्किलिंग देयर मैन पावर। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजादी के बाद से, आईटीईसी, ठीक है, वहां पर हम उनको एजुकेशन स्किल्स वगैरह इसके थ्रू देते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो ये तीन हमारी स्ट्रेंथ है, हमें इन पे फोकस करना चाहिए रादर देन चाइना की तरह कि आप बस ये बताइए पैसा कितना चाहिए। वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी आप बात करें और चाइना फैक्टर वहां ना आए। First is the extent of control China exerts over the value chain poses economic and security risk for India। क्योंकि जितनी मर्जी आप कर लीजिए माइनिंग वगैरह, प्रोसेसिंग कहाँ करने जाओगे, ठीक है, वो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसमें वर्ल्ड ओवर। विद इट्स अर्ली एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ये सब चाइना के पास है। फर्स्ट थिंग इज कि उसने एक्वायर कर चुकी है बहुत सारी, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने आपको घाना का एग्जांपल दिया था जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगे थे इस चाइनीज कंपनी पे, राइट। तो वो ऑलरेडी बहुत पहले से ये एसेट्स एक्वायर कर रहा है। दूसरा, एसेट्स एक्वायर करने के बाद ओवरसीज एसेट एक्वायर करूंगा, माइनिंग करूंगा और प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाऊंगा अपनी कंट्री में, लेकिन इस लेवल की टेक्नोलॉजी और स्किल मैन पावर के पास कि आप और कहीं जा ही नहीं पाओगे, आपको आना चाहिए नहीं पड़ेगा। दिस इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इन मिनरल्स को अल्टीमेटली यूज करना है जो फाइनल प्रोडक्ट में, वो कैपेसिटी भी चाइना के पास ही सबसे अच्छी है। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें चाइना बहुत ज्यादा आगे, इंडिया ही नहीं किसी भी कंट्री से। बीजिंग एंजॉयज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज माइनिंग कंपनीज इन कोबाल्ट माइनिंग इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और 2022 में आपसे सॉरी, हाँ 2022 में या 23 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आपसे यही क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड का 75% कोबाल्ट किस कंट्री में मिलता है, तो वो डीआरसी में ही मिलता है, राइट। और उसने अभी रिसेंटली साइन भी किया है $7 बिलियन का मिनरल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील। और अभी उनका समिट भी चल रहा है चाइना अफ्रीका का, और उसने कमिट किया चाइना ने कि मैं $50 बिलियन आपके यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। इंडिया नहीं कर सकता इतना, इंडिया 10 बिलियन भी नहीं कर सकता इनफैक्ट। अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन। Now, African agency is looking to build viable alternative partnership, and there are some unique advantages that India could leverage. First, अभी तक हमने करीब 43 अफ्रीकन कंट्रीज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन बनाई है तुनिशिया में, हॉस्पिटल्स बनाए तंजानिया में, रेलवे लाइंस इन घाना। So, in this critical mineral landscape, identifying the strategic projects with host countries and building mining adjacent infrastructure is key to development। ठीक है, हमें एक्सप्लोर करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा उस कंट्री के साथ मिलकर कि आपके यहाँ पर ये रिसोर्स है इस मिनरल का, और उसके बाद हमें मदद करनी चाहिए उसकी इसकी पूरे एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग में, यानी कि उसका पूरा एडजेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, राइट। जैसे रेलवे लाइन बनानी होंगी उसके बाद उनको निकालने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको रोडवेज बनाने होंगे, तो वो जो एडजेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। सिमिलरली इंडिया ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे फॉर कॉपरेशन इन जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल डिपॉजिट मॉडलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू हेल्प बिल्ड ए क्रिटिकल मिनरल वर्कफोर्स। हमारे जो मिशन चल रहे हैं ऑलरेडी, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज आईटीईसी, आजादी के बाद से ही चल रहा है, ठीक है, नेहरू जी के टाइम से। दिस कैन ड्राइव द पॉजिटिव एनर्जी पार्टनरशिप। हमने करीब 40,000 लोगों को ट्रेन किया है इसके अंडर में ऑलरेडी पिछले 10 साल में। From innovating tools that accelerate mining exploration and extraction while minimizing ecological impacts to utilizing technology for beneficiation of mineral ores, providing reconnaissance services। ठीक है, वो इतना सब टेक्निकल नहीं याद रहता एग्जाम में, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है। ओके, सो अल्टीमेटली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कैन ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन दैट अफ्रीकन कंट्रीज कुड एक्सप्लोर। Okay, so because even अफ्रीका भी यही कहता है कि दिस इज द ओनली वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ इज टू एड वैल्यू।
अगर ये सिर्फ रॉ मटेरियल बेचते रहेंगे तो कभी अफ्रीकन लोगों की जिंदगी नहीं सुधर पाएगी। Therefore, India's critical mineral mission should prioritize responsible practices in an era that threatens to dominated by geopolitics of not so green energy transition. ओके, सो अच्छा आर्टिकल था, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये टेलीग्राम के ग्रुप की बात की गई है कि ये जो इनको अरेस्ट किया गया था अभी, क्योंकि ये कहते थे कि देखिए फ्री स्पीच तो होनी चाहिए वर्ल्ड ओवर, बट द थिंग इज फ्री स्पीच होनी चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह, बट एट द सेम टाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर नेगेटिव हो रहे हैं सोसाइटी पे तो फिर देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शन एज वेल। ये रशियन बॉर्न है पावेल डुरोव, इन्होंने टेलीग्राम बनाया है, क्योंकि इन पे काफी एलिगेशन लगे कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ड्रग ट्रैफिकिंग भी चल रही है आपके टेलीग्राम के थ्रू, एंड यू आर रेफ्यूजिंग टू कोऑपरेट विद द लॉ एनफोर्समेंट। इनका कहना है कि आर एम इज टू फोस्टर फ्री स्पीच, so it is crucial to acknowledge the real world harms associated with unregulated messaging platform। ठीक है, फ्री स्पीच को एडवोकेट कीजिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो एक्नॉलेज कि अगर रियल वर्ल्ड में कोई हार्म हो रहा है इस अनरेगुलेटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की वजह से। जनरली क्या होता है, आइडियली जो डायरेक्टर्स या फाउंडर्स होते हैं फर्म के, उनको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाता है, ओके क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बट इफ देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉम्प्लिसिटी और नॉलेज, क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज। लेकिन अगर आपने जानते हुए भी कॉम्प्लिसिट रहे आप, या आपकी नॉलेज में थी कि आपकी गलत एक्टिविटी हो रही है आपके प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद भी आपने नहीं रोकी, तो फिर आप पे लाइबिलिटी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग सेफ हार्बर प्रिंसिपल। यानी कि अगर किसी ने कोई गलत वीडियो डाल दिया, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत बातें बोल दी कहीं पे, तो ये नहीं कि आप उस एप्लीकेशन वाले के पीछे पड़ जाओगे कि आपकी उस पे ये हुआ, नो, वो सेफ हार्बर प्रिंसिपल है उसके पास। Okay, a platform under the safe harbor principle, a platform should not be held liable for user generated content and it merely acts as an intermediary, क्योंकि privacy must be preserved, platform should avoid excessive monitoring or interception of user communication। ठीक है, क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिया जाता है, अगर प्लेटफॉर्म सब कुछ डिक्रिप्ट करके पढ़ने लगा तो फिर वो प्राइवेसी नहीं रह जाती। ये उसमें बस यही था टेलीग्राम इशू में। फिजिकल इम्बैलेंस, फिजिकल फेडरलिज्म वाला आप मेंस 450 प्लस में वीडियो देख लेंगे, पूरा टॉपिक कवर है वहां, बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैन केरल एक्सेस फंड्स फ्रॉम लॉस एंड डैमेज फंड? अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक्सेस कर सकता नहीं कर सकता, वो हमारे काम का नहीं, लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड पूरी तरीके से जानना हमारे लिए जरूरी है। ये स्टैब्लिश किसके अंडर में किया गया? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर में। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड वाज स्टैब्लिश एट 2022 यूएनएफसी कॉन्फ्रेंस, दैट इज COP27, जो शर्म अल शरीफ में हुई थी इजिप्ट में, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू रीजन सफरिंग बोथ। अब इस पे फोकस कीजिए, बोथ, अगर इकोनॉमिक लॉस हो रहा है तो भी और नॉन इकोनॉमिक लॉस हो रहा है तो भी। नॉन इकोनॉमिक लॉस यानी लाइफ्स, ठीक है, डेथ हो गई किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, ठीक है, या लोगों की लाइवलीहुड चली गई। इकोनॉमिक लॉसेस, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया पूरा, ठीक, जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, लेकिन लोग भी मरे, क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक लॉस। तो ये जो एलडीएफ है, लॉस एंड डैमेज फंड, ये दोनों लॉसेस को कवर कर रहा है, सो एक ये इसका पॉजिटिव हो जाता है, राइट। अब इसको ओवरसी कौन कर रहा है? इसको ओवरसी कर रहा है गवर्निंग बोर्ड, लेकिन इस पूरे को मैनेज कर रहा है अभी इसका इंटरिम ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक। अब इसको मैनेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक चार्ज करता है बहुत ही हाई लेवल की फी, तो काफी सारा इस फंड का पैसा तो वर्ल्ड बैंक ले लेगा, ठीक है, तो ये एक इसका क्या हो गया, ये क्रिटिसिज्म हो गया इसका, राइट। नाउ थर्ड है कि ये जो फंड्स इसके आते हैं, दे आर वेरी स्लो, इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते हैं ये डिजास्टर के बाद। इसका गवर्निंग बोर्ड जो होता है उसका प्रोसेस बहुत स्लो है कि कैसे असेस। अब पहली बात तो ये है कि आप कैसे असेस करोगे। अब जैसे पाकिस्तान फ्लड का एग्जांपल लीजिए, कैन यू टेल कि ये नेचर की वजह से ज्यादा डैमेज हुआ या वहां की पुअर गवर्नेंस की वजह से ज्यादा डैमेज हुआ पाकिस्तान में फ्लड की वजह से, राइट। तो इसको असेस करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट। दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म कि कैसे असेस करोगे आप इस लॉस को, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और फिर ये किसकी वजह से हुआ? क्लाइमेट चेंज में नेचर की वजह से हुआ या वहां की पुअर गवर्नेंस और मैन पावर की वजह से हुआ? सिमिलरली नेक्स्ट थिंग इज कि अभी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी खुद की जो इकोनॉमी है वो उतनी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो डेवलप कंट्रीज उतना ज्यादा एंथुसियाज्म इसमें दिखा नहीं रही है कंट्रीब्यूट करने में। यूएई क्योंकि होस्ट था तो उसने कुछ मिलियंस डॉलर अनाउंस किया कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, बाकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया ज्यादा,
ठीक है। दूसरा, इंडिया ने भी कहा कि चलिए ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये मोस्टली हमने उन कंट्रीज के लिए बनाया है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। पता है इसकी शुरुआत की थी वनुआटू ने, छोटी सी आइलैंड कंट्री है पैसिफिक में। इनका कहना था कि बड़ी बड़ी कंट्रीज तो बच जाएंगी, हमारी तो कंट्री डूब जाएगी, हार्डली 3-4 सेंटीमीटर तो ऊपर है ही ये सी लेवल से, राइट। तो इसने इनिशिएट किया था सबसे पहले। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है उन पर ज्यादा फोकस है। तो इंडिया ने एक चीज अच्छी की थी कि उसने कहा था कि इस फंड में डेवलपिंग कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। जैसे इंडिया है, चाइना है, अच्छी खासी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव हो जाता है। ओके, सो ये सब छोड़िए कि कैरल इसको अवेल कर सकता है या नहीं, वो सब नहीं, आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में इन डेप्थ पूरा, ठीक है। तो हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड ये 3 डेकेड ओल्ड है, ये कोई अभी शुरुआत नहीं हुई है। वनुआटू वाज द कंट्री, और उसके अलावा आइलैंड अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड कंट्रीज भी एक अलायंस बना हुआ है छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज का। इन दोनों ने कहा था कि इस तरह का एक फंड बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले डिमांड हुई थी कॉप 19 2013 में, जहां पर कंपनी कंट्रीज ने फॉर्मली एग्री तो कर दिया था कि हाँ हम लोग स्टैब्लिश करेंगे इस तरह का फंड, बट उसमें कोई ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी थी। फिर कॉप 25 आते आते 6 साल बाद जाके डेवलप कंट्रीज, इसमें यहाँ पे एक सेंटियागो नेटवर्क बनाया गया फॉर लीस्ट लॉस एंड डैमेज फंड, ये नेटवर्क बना। लेकिन यहाँ पे डेवलप कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम कोई फंड कमिट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। फिर 21 में ग्लासगो डायलॉग हुआ ऑन फाइनेंस फॉर लॉस एंड डैमेज, और ये स्टैब्लिश किया गया ताकि डिस्कशन चलें, अब शुरू हो, और अगले 3 साल डिस्कशन चलते रहे कंटिन्यूस। कॉप 27 जब ये हुआ यहाँ पर इजिप्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मली कहा गया कि यस हम लोग को बनाना चाहिए, और उसके लिए सेटअप की गई एक ट्रांजिशनल कमेटी, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है आप एक मैकेनिज्म डिवाइस कीजिए कि किस तरीके से ये फंड ऑपरेट करेगा। और फाइनली कॉप 28 जब दुबई में हुआ तब यहाँ पे कहा गया कि वी आर ऑफिशियली लॉन्चिंग दिस फंड। ओके, सो ज्यादा पीछे मत जाइएगा, वो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बताया, आपको सिर्फ याद रखना है कॉप 27 कॉप 28, ठीक है। ये इजिप्ट में हुआ था, ये यूएई में हुआ। चैलेंजेस क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक होस्ट कर रहा है, वो अच्छी खासी फी ले जाएगा। डेवलप कंट्रीज की तरफ से अभी भी रिलक्टेंस है क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। कोई क्वांटम अमाउंट नहीं रखा है, जैसे पहले अंडर क्योटो $100 बिलियन रखे गए थे, यहाँ पे कोई अमाउंट डिसाइड नहीं किया है फिक्स, जो जितना कर सकता है वो। असेसमेंट कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया फ्लड्स का, कैसे असेस करोगे, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ सीबीडीआर प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को भी कहा गया है कि आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। तो फिर सीबीडीआर प्रिंसिपल तो यही था ना कि जो डेवलप कंट्रीज है जिन्होंने ज्यादा डैमेज पहुंचाया वो कंट्रीब्यूट करें, डेवलपिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। लेकिन हालांकि इंडिया ने सपोर्ट किया कि हाँ देना चाहिए डेवलपिंग को, ठीक है। तो कम से कम वो जो प्रिंसिपल था उसके तो अगेंस्ट चला गया ये। इंक्लूजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। लीन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डेवलप कंट्रीज, बिल्कुल इस वक्त उनकी हालत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड लैक ऑफ डिवोल्यूशन फॉर्मूला। अब इसके बाद हम ये फंड बना भी रहे हैं तो जो इतनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो वल्नरेबल हैं, आप लोग हॉरिजॉन्टली इसको कैसे डिवाइड करोगे कि किस कंट्री को कितना मिलना चाहिए, राइट। तो उसका डिवोल्यूशन फॉर्मूला भी तैयार नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। सो दीज आर दी चैलेंजेस। वर्ल्ड बैंक चार्जेस एक्सॉर्बिटेंट ओवरहेड फी फॉर मेंटेनिंग एनी फंड विद इट, ओके। तो यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड की है कि देखिए आप एक तो डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म बनाइए और दूसरा इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाइए इसका। ये वर्ल्ड बैंक को पैसे देके क्यों लॉस करना, ठीक है। डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये दोनों चीज बनाने की जरूरत है। डेवलपिंग कंट्री में अभी भी रिलक्टेंस है इसमें, जैसे पर्टिकुलरली यूएस, ये नॉन कमिटल है कि ये कितना पैसा देगा इसमें। रिजेक्शन ऑफ सीबीडीआर प्रिंसिपल, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को भी कहा गया आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। नो क्वांटम कमिटमेंट, कोई एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड नहीं किया, उस पर कोई कंसेंसस नहीं है। लॉसेस को असेस करना बहुत मुश्किल है कि ये लॉस क्लाइमेट की वजह से हुए हैं या पुअर गवर्नेंस की वजह से। डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल हेल्थ अभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है डेवलप कंट्रीज की, यूएस, यूके, फ्रांस, इन सभी की। एंड डिवोल्यूशन फॉर्मूला अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप ये जो स्मॉल आइलैंड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं छोटी, उनमें किस तरीके से डिवाइड करोगे ये पैसा, ठीक है। तो ये हो गए चैलेंजेस। अगेन 6-7 चैलेंजेस मैं इसलिए देता हूं, कोई भी 4 याद रख लो यार, 150-250 वर्ड का आंसर लिखना है। प्रिपरेशन जितनी सिंपल होगी उतना बेटर वहां परफॉर्म कर पाओगे, ज्यादा हाईफाई चीज के लिए मत जाना। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, दी थिंग इज कि यहां पर ये सीधे सीधे थ्रेट कर सॉरी ये थ्रेट करता है क्लाइमेट जस्टिस को। जस्टिस तो यही कहती है ना कि जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया वही ज्यादा पे करें। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो जिन कंट्रीज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज, उनको ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्लाइमेट की ज्यादा मार उनको पड़ रही है।
डोब उनका एरिया रहा है मोस्टली। ओके, जबकि उन्होंने बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूशन किया है ग्लोबल एमिशन में, लेकिन मैक्सिमम ब्रंट क्लाइमेट चेंज का वही फेस कर रहे हैं। सो इट थ्रेटन्स द क्लाइमेट जस्टिस। सेकंड इज इट इंक्रीज द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाइक फूड शॉर्टेज। जैसे हमने हीट वेव का एग्जांपल देखा, इंडिया में, जापान में, साउथ कोरिया में, ये ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होती है। सी लेवल राइज कर रहा है तो लोग कोस्टल स्टेट से और इंटीरियर में आते जा रहे हैं, और फिर डिस्प्लेसमेंट की वजह से कंफ्लिक्ट भी होते हैं। अब अगर पैसिफिक आइलैंड डूबना शुरू हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे लोग? ऑस्ट्रेलिया की तरफ भागेंगे। फिर वहां ह्यूमन कन्फ्लिक्ट शुरू होंगे, फॉरेनर्स एंड लोकल्स। वर्सनिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब देखिए, जब तक एडिक्वेट लॉस एंड डैमेज फंड नहीं होगा हमारे पास, दीज कंट्रीज हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू एड्रेस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ देयर वाइटल इकोसिस्टम। और ये और ज्यादा वर्स हो जाएगी और ये इरिवर्सिबल हार्म हो जाएगा इनको, फिर आप दोबारा नहीं रिवर्स कर सकते। एक बार सी लेवल बढ़ गया तो उसको दोबारा नीचे नहीं ले जाया जा सकता। इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, उनसे काफी ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट करके हमेशा कोशिश करती है हम यूएसए में जंप कर जाएं। ठीक है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इस तरफ जाने की कोशिश करती है पॉपुलेशन ज्यादा। और फिर ट्रम्प जैसे लोग आते हैं कि मैं वॉल खड़ी कर दूंगा मैक्सिको और अमेरिका के बीच। ठीक है, की उसने इंक्रीज और डिवाइड बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये तो अभी का मैटर नहीं है, ये तो क्योटो प्रोटोकॉल के डिबेट्स के टाइम से है। डेवलप कंट्रीज अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पसंद करती है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। अब अगर ये डेडलॉक इसी तरह से चलते रहेंगे क्लाइमेट पर, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो होगी वो फेल होगी। कोई एक कंट्री फेल नहीं होगी, पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल होगी हमारी। अगर ये फंड ठीक ठाक ऑपरेट हो जाता है, अभी हालांकि इसके लिए सेटअप किया गया ग्रुप कि पूरा डिसाइड कीजिए किस तरीके से क्या फॉर्मुला डिवाइस करना है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और फर्दर स्टेप्स हमें क्या लेने की जरूरत है। एडवांटेज, एक होलिस्टिक कवरेज मिलेगा लॉसेस को, जो लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया ना बिटवीन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अधिकतर वर्ल्ड का फोकस अभी कहाँ है? मिटिगेशन पे। ठीक, कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा देते हैं ताकि और ज्यादा कार्बन एमिशंस ना हो। ठीक है, सोलर सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये मिटिगेशन एफर्ट्स हैं। ठीक है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज वगैरह करते हैं। बट एडेप्टेशन का क्या? ये जो सी लेवल राइज हो रहा है इसको कैसे रोकोगे? ठीक है, साइक्लोन अगर और ज्यादा आ रहे हैं तो इनको किस तरीके से प्रिवेंट करोगे? एडेप्टेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है वर्ल्ड, मिटिगेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, जबकि इन छोटी कंट्रीज पे जरूरी है अडेप्ट करना, उन्हें ये कैपेबिलिटी देना, टेक्नोलॉजी देना कि वो अडेप्ट कर सके। राइट, तो ये फंड कवर करेगा होलिस्टिकली जो भी लॉसेस इनको हो रहे हैं। इट विल एंश्योर द क्लाइमेट जस्टिस, क्योंकि इन कंट्रीज का कोई दोष नहीं है क्लाइमेट खराब करने में। एंड दिस विल बी अ मैसिव शिफ्ट इन द क्लाइमेट फाइनेंस। फर्दर स्टेप्स में ये जो पॉलिटिकल कमिटमेंट अब शुरू हुई है, जैसे यूएई ने थोड़ा सा डोनेट किया है, ठीक है, फ्रांस ने किया है, जर्मनी ने किया है, तो दिस पॉलिटिकल कमिटमेंट शुड बी सस्टेनेबल। ठीक है, दिस शुड गो ऑन। सेकेंड इज, एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस पूल बनाया जा सकता है कि अगर किसी कंट्री में कोई क्राइसिस आते हैं, किसी तरह का डिजास्टर होता है, तो फिर इस इंश्योरेंस पूल से इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की जाए उसे। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल शील्ड स्कीम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब ये जर्मनी लेके आया था, मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं। दिस इज a German backed global shield scheme against climate risk। ठीक है, ये भी कॉप 27 से ही निकला था। एंड द शील्ड इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्री अरेंज फाइनेंस टू बी डिसबर्स बिफोर और जस्ट आफ्टर द डिजास्टर हैपन। ठीक है, पहले से अरेंज करके रखिए फाइनेंस की, किसी भी कंट्री में अगर डिजास्टर आया तो हम तुरंत, डिजास्टर आने से पहले या फिर जैसे ही आया तुरंत उसी वक्त आपको ये फंड मुहैया करा सकें। ओके, तो ये नोट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। हम आगे चलते हैं। आगे बाकी के न्यूज़पेपर में उतना कुछ ज्यादा नहीं है। एनपीएस फॉर माइनर्स सेट फॉर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट फोर्टनाइट। अब इसे क्या कहें, आई डोंट नो, दिस रियली साउंड स्टूपिड कि एक तरफ आप प्राउड करते हो कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिए हमारा 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइनर्स के लिए अभी से नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल करवा रहे हैं। अच्छी बात है, करवा लीजिए। ठीक है, इस स्कीम का नाम दिया गया वात्सल्य। ये पेरेंट्स को एक ऑफर देगा, ए सिक्योर पाथवे टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर देयर चिल्ड्रंस। एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाए, मेजर हो जाएगा, दिस प्लान कैन बी कन्वर्टेड सीमलेसली इनटू नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। ठीक है, दिस इज ए एनपीएस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एनपीएस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर माइनर्स। अब न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, और जो न्यू यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम आई है वो क्या है, इन तीनों में डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको पुराने सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, और देखिए उसके बाद भी अगर आप लोग में से कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा टॉपिक है जो आपको फिर से समझना है, ताकि हम उसको अगले सेशन में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, सारी पीडीएफ अभी तक की न्यूज़पेपर एनालिसिस की ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं।
सी जो हमने अभी बात की, चाइना जो फंड दे सकता है अफ्रीका को वो और कोई नहीं दे सकता। इन चाइना अफ्रीका समिट जी प्लेज $50 बिलियन फंड्स एंड जॉब क्रिएशन। और इसमें से इट सेड दैट हाफ ऑफ द प्लेज असिस्टेंस विल बी क्रेडिट यानी कि लोन के फॉर्म में, जबकि $10 बिलियन विल बी इन फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द चाइनीज फर्म्स। ठीक है, अभी इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं? ये मोस्टली चाइना जो इन्वेस्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज में हमेशा माइनिंग सेक्टर में जाता है, इधर माइनिंग सेक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है ना वो ब्रिटिशर्स की तरह बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। अगर मैं रेलवे लाइन बना रहा हूं तो इट विल मेक श्योर कि वो रेलवे लाइन बनाएगा माइनिंग एरिया से लेकर पोर्ट्स तक कनेक्ट करने के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स बनाते थे हमारे यहाँ हिंटरलैंड से एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने रेलवे चलाई मुंबई पोर्ट तक। ठीक है, वैसा ही चाइना का अप्रोच रहता है यहाँ पर। और एक तो उसमें ऐसा कुछ ज्यादा नया नहीं है हमारे लिए। बाकी इंडिया क्या कर सकता है वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हमास के नेगोशिएटर्स भी यूएस से कह रहे हैं कि आप प्रेशर बनाइए इसराइल पे। अब हमास भी चाहता है कि सीज फायर हो, बट नेतन्याहू नहीं चाहता। बस इवन इसराइल की पॉपुलेशन भी चाहती है बट नेतन्याहू नहीं चाहता, क्योंकि उसने दो डिमांड जो की है जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की है। ठीक है, एक तो वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजिप्ट के साथ, उसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरी आर्मी इजिप्ट के पास बॉर्डर को गार्ड करेगी, और दूसरा ये कहता है कि गाजा की जो बॉर्डर है उस पर हम लोग स्ट्रिक्ट चेक करेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन इधर से उधर होगी तब। ठीक, वो सब मैंने आपको पुराने वीडियोस में समझा दिया मैप के साथ। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।